नमस्कार। टैक्स विद अश्वनी में आपका स्वागत है। सोमवार का दिन है और आज हम बात करते हैं इनकम टैक्स के ऊपर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी टोटल इनकम की। सेक्शन 5 के अंतर्गत टोटल इनकम क्या होती है इनकम टैक्स में, एक बार रिपीट कर देते हैं। रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्रूड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया और इनकम आउटसाइड इंडिया। ये हमारे 5 तरीके की इनकम होती है और इनको रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से असेसी के हम असेस करते हैं। और पूरे इनकम टैक्स में इनकम से रिलेटेड जो धाराएं निकलती हैं वो इसी सेक्शन के थ्रू जाती हैं। मूल सेक्शन यही है और उसके बाद कौन सी और इनकम्स हैं, एक्रूड हैं और जो रिसीव हुई हैं उनमें क्या आपको एग्जेम्पशंस हैं, क्या डिडक्शंस हैं, कैसे कंप्यूटेशंस होनी है, वो अलग अलग सेक्शनों में दिया हुआ है। अब आती है वर्ल्ड एक्रूड की। जो इसमें वर्ल्ड एक्रूड दिया है वो इनकम टैक्स एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं है कि वो एक्रूड क्या होता है। इससे थोड़ा सा अलग हट के बात करते हैं कि जो इनकम टैक्स का एक्ट सेक्शन है, सेक्शन 145, वो मेथड ऑफ अकाउंटिंग की बात करता है और नए एक्ट में ये सेक्शन हो गया है 276। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और बहुत से लोग जिनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार होती हैं, जो ऑडिट में आते हैं, वो इस सेक्शन के को बहुत कम पालन कर पाते हैं, स्पेशली छोटे व्यापारी और मीडियम व्यापारी लोग, क्योंकि इसकी जो मूलभूत सिद्धांत हैं, पहला तो ये कहता है कि जो बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है वो सिर्फ 2 तरीके से कंप्यूट हो सकती है, या कैश बेसिस पर या मर्केंटाइल बेसिस पे। पहले 3 तरीके से होती थी, मिक्स भी एक सिस्टम होता था जो कि गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके उसको हटा दिया। अब सिर्फ आपके पास ऑप्शन है कैश और मर्केंटाइल। अगर हम छोटे व्यापारियों की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखें तो मर्केंटाइल सिस्टम पर अकाउंटिंग बहुत कम होती है। जो अकाउंटेंट हैं वो बेसिकली एक कंप्यूटर ऑपरेटर की तरह उन्होंने अपने वर्क को सीखा है और एज ए अकाउंटेंट वो बहुत कम समझ रखते हैं कि एक्रूअल बेस्ड डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। मर्केंटाइज क्या है ये एक्ट में डिफाइन नहीं है और इसको हम अकाउंटिंग पैरेलेंस से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि मर्केंटाइल क्या है। ये डबल एंट्री सिस्टम पर जाता है और डबल एंट्री सिस्टम पर भी एक्रूअल बेसिस पे। एक्रूअल का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ हमें मिली हो या हमने पेमेंट किया हो या नहीं हो, लेकिन अगर वो अकर हो गई हो तो हमें उसको अकाउंट फॉर करना है। जैसे उदाहरण के लिए हमने किसी से पैसा लोन पे ले रखा है और वो पैसा पर हमें ब्याज देना है और वो ब्याज हम मैच्योरिटी पे देंगे उसको, या जब वो मांगता है तब देंगे, लेकिन 31 मार्च हमारा क्लोजिंग हो रही है तो उस दिन हमारा उस समय तक का हम अकाउंट फॉर करेंगे, एक्रूड करेंगे उसको। तो वो टर्म्स के हिसाब से अगर वो कहीं हमारा एग्रीमेंट हुआ है मंथली बेसिस पे करने का, सैलरी के केस में होता है कि हमारी सैलरी किस दिन एक्रूड होती है, उस दिन भले ही आपने पे करी हो या नहीं करी हो बट आपको एक्रूड करनी है। तो ये जो एक्रूअल का प्रिंसिपल है ये आपको फॉलो करना पड़ता है। अब क्या एक बात आती है, सेक्शन 145 ये बात कहता है कि जो इनकम का कंप्यूटेशन है और डिस्क्लोज़र है वो आईसीडीएस, गवर्नमेंट ने आईसीडीएस जारी किए हुए हैं, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोज़र जो उन्होंने स्टैंडर्ड्स हैं वो दिए हुए हैं, उसके आधार पर आपको करना है। आईसीडीएस 4 बात करता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन की। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे समझने की। आईसीडीएस 4 रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात करता है और रेवेन्यू रिकॉग्निशन होता है हमारा, जैसे हम सेल करते हैं, हम गुड्स की सेल करते हैं या सर्विसेज देते हैं, तो उस पर हमें डिसाइड करता है कि भाई किन स्थिति में आप इसमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। अब सीए इंस्टीट्यूट ने भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी किया हुआ है जिसको AS9 कहते हैं।
वो AS9 भी रेवेन्यू रिकग्निशन की बात करता है, और सेक्शन 129 शायद कंपनीज एक्ट का 129 है, वो कहता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं कंपनीज की, वो मैंडेटरीली AS9 के तहत होनी चाहिए। अब कन्फ्लिक्ट क्या है कि रेवेन्यू रिकग्निशन के हमारे सामने दो स्टैंडर्ड्स हैं, एक ICDS है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया हुआ है, और एक हमारे पास AS9 है जो कंपनीज एक्ट ने दिया हुआ है, CA इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है, और कंपनीज एक्ट में उसको मैंडेटरी फॉलो करना है। अब यहाँ बात समझने की है कि जो AS9 है रेवेन्यू रिकग्निशन का, उसका पर्पस है अकाउंट्स को ट्रू एंड फेयर व्यू के तहत तैयार करना, और जो ICDS 4 है रेवेन्यू रिकग्निशन का, वो बात करता है इनकम फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन। तो दोनों के पर्पस अलग अलग हैं। जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं कंपनी की, तो हमें AS9 को फॉलो करना पड़ता है, और जब हम ITR को प्रिपेयर करते हैं तो अगर हमें रिकॉन्साइल करना होता है उसको ICDS 4 से, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है रेवेन्यू रिकग्निशन में ICDS 4 का। चूँकि हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स में ICDS 4 रेवेन्यू रिकग्निशन बहुत काम की चीज़ है, जहाँ पर अगर हम देखें जो कॉन्ट्रैक्टर्स के अकाउंटिंग होती है, वो कई बार उसमें फ्लॉज होते हैं, क्योंकि वो रेवेन्यू रिकग्निशन के जो स्टैंडर्ड है उसको वो फॉलो नहीं करते हैं। तो अकाउंटिंग में इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है कि आप जो रेवेन्यू रिकग्निशन है वो प्रॉपर करें। तो 145 की बात आज हमने करी कि कैसे वो बात करता है कैश और मर्केंटाइज सिस्टम की। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार करनी है, उसके साथ आपको ध्यान रखना है ICDS 4 का, जो कि रेवेन्यू रिकग्निशन की बात करता है, और साथ में AS9 कंपनीज के केस में भी आपको ध्यान रखना है, जो रेवेन्यू रिकग्निशन की बात करता है बट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाने के लिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई चीज़ के साथ।